अब आ पहुँचे हैं हम गुजरात के सबसे रईस गांव में। कह सकते हैं कि इस गांव को गुजरात का पेरिस भी कहा जाता है और इसे हम दुनिया का सबसे अमीर गांव भी कह सकते हैं। अब हम आ चुके हैं वाटर पार्क। जी हाँ, धर्मस गांव का एक वाटर पार्क ज़्यादा फेमस है। इस गांव के सबसे लास्ट में यानी कि हाईवे पर हम आ पहुँचे हैं और यहाँ पर हैं गांव का इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि किसी गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल हो और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा, यानी कि एक हॉस्पिटल। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आप सभी का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद में और अहमदाबाद से हम जाने वाले हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट गांव में, जिसे गुजरात का पेरिस भी कहा जाता है। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने वीडियो शूट किए यहाँ पर, लेकिन फिर भी उस गांव के सफ़र पे हम निकल पड़े हैं। यहाँ से हमें आनंद ज़िले में जाना पड़ेगा। आनंद ज़िले में वो गांव मौजूद है और वहाँ से भी 25 से 30 किलोमीटर दूर कहीं गाड़ी यानी कि बस का सहारा लेना पड़ेगा। उस गांव का नाम है धर्मज गांव, जो अपने आप में दुनिया का सबसे रिचेस्ट गांव माना जाता है। तो आखिरकार वहाँ पर क्या क्या सुविधा है, क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से उसको गुजरात का पेरिस कहा जाता है, वही जाकर पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी शुरू किए चलते हैं सफ़र पर। बने रहिए व्लॉग के अंत तक। तो फाइनली दोस्तों, हम अहमदाबाद से सफ़र तय करके अब आ पहुँचे हैं आनंद ज़िले में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो आनंद जंक्शन है और तकरीबन 1 घंटे के आसपास का सफ़र है। यहाँ से भी जो धर्मस गांव है, जो सबसे रिचेस्ट गांव है, वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और उसके लिए आपको बाई बस जाना पड़ता है। यहाँ से आप ऑटो लोगे, ऑटो तकरीबन 10-15 रुपये के बीच में लेगा, ऐसा बताया गया है। और फिर वहाँ से आपको 25 किलोमीटर दूर का और सफ़र तय करना है। तो चलिए बिना देरी शुरू किए करते हैं ये सफ़र भी पूरा। तो फाइनली दोस्तों, हम रेलवे से उतरकर अब जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। और ऑटो रिक्शे का किसी ने बोला था कि ऑटो रिक्शे में चले जाना, लेकिन 2 मिनट की दूरी है बस यहाँ पर नए बस स्टैंड की। वो आपसे पेमेंट मांगते हैं नए आपको देखने के तकरीबन 50 रुपये। आप सोच सकते हो कि कितना इन लोगों के हाई चार्जेस रहते हैं यार। इतना तो ओला उबर वाले चार्ज नहीं करते, यानी कि सही किया ओला उबर वालों ने। कम से कम वो जितना किलोमीटर चलते हैं उतना ही पेमेंट लेते हैं, लेकिन ये लोग तो चीथड़े उड़ा देते हैं आदमी के। और इन्हें लग जाता ना कि ये बिल्कुल नया आया है, तो फिर पूछो मत। तो कोशिश करें कि अगर पास में सफ़र रहे तो आप कम से कम जो है पैदल सफ़र करें, बेहतर होगा आपके लिए। मैं भी पैदल जा रहा हूँ और पास में बस स्टैंड है, नो इश्यू। चलिए डायरेक्टली बस में बैठेंगे धर्मज गांव के लिए और वहीं जाकर आपसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों, धर्मज गांव जाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है। तकरीबन 11,000 के आसपास पब्लिक है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो वहाँ के लिए बिल्कुल ना के बराबर है। मैं यहाँ 12 बजे के बीच में आ गया। पहले बताया गया कि 12:30 बजे कोई बस आएगी, मैं उसका वेट कर रहा था। फिर कहा 1 बजे आएगी, फिर कहा कि और लेट आएगी। यानी कि टोटली कंफ्यूज। जो जानकारी दे रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है। सो अब एक भाई साहब बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको पहले वलसाड़ है ना, बोरसद कुछ गांव का नाम बता रहे हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर वहाँ जाना पड़ेगा। यानी कि गांव वाले कितना ही डेवलप होगा वो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कह सकते हैं कि डाउन वाली स्थिति में है। तो फाइनली दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र तय कर अब आ पहुँचे हैं हम गुजरात के सबसे रईस गांव में। कह सकते हैं कि इस गांव को गुजरात का पेरिस भी कहा जाता है और इसे हम दुनिया का सबसे अमीर गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं आप मेरे पीछे देख सकते हो, क्लॉक टावर तक इस गांव में है। ऐसा क्लॉक टावर आपको गुजरात के शायद किसी गांव में देखने को ना मिला या भारत के किसी गांव में देखने को ना मिले। यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर तकरीबन 14 राष्ट्रीय बैंक है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फाइनल सी बात है। यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जो है नहाने धोने के लिए जो होता है एक तरह से वाटर पार्क मिल जाएगा, यानी कि और बड़े बड़े हॉस्पिटल यानी कि स्पेशलिस्ट
डॉक्टर आपको यहाँ मिलेंगे, तमाम तरह की सुविधा है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुजरात के आनंद ज़िले के धर्मज गांव में। जी हाँ, और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इस गांव से तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग NRI है, यानी कि हर घर से एक व्यक्ति आपको यहाँ विदेश में कह सकते हैं कि शिफ्ट ज़रूर मिलेगा, विदेश में रहता हुआ ज़रूर नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर एक बुक भी बनाई गई है और उस बुक में पूरी डिटेल है कि कौन कब बाहर निकला और क्या है। और ये गांव जो है, जितनी फैसिलिटीज़ गांव में हैं, इसकी बदौलत ये नहीं है कि यहाँ पर सरकार मेहरबान है। दरअसल यहाँ के जो लोग हैं, जो पूर्वज थे यहाँ के, उन्होंने अपने धन से, अपनी कमाई से इस गांव को समृद्ध किया है। तो चलिए अब आपको पहले गांव घुमाते हैं कि आखिरकार इस गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद हम और इस गांव के बारे में डिटेल देने वाले हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक रिक्शे वाले से हमने बात की तो उसने जो पेमेंट बताया वो 500 पूरे गांव को घुमाने के लिए बताया, जबकि मैं जिस रिक्शे में बैठ के आया हूं उसका कहना था कि हम आपको 200 में घुमा देंगे। यानी कि फ़र्क देखिए आप, गांव इतना बड़ा नहीं है कि 500 रुपीज़ पे की जाए, इसलिए मैंने सोचा कुछ दूर पैदल चलकर भी अनुभव लिया जाएगा आखिरकार लगता कैसा है गाँव। तो ये कुछ ऐसा है, आपको यहाँ पर मर्सिडीज़ और BMW सभी टाइप की गाड़ियाँ दिखेगी आपको। ये किसी शहर से कम नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, है ना, ये कुछ ऐसा है। और मैं पता नहीं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये गांव का यही एक रास्ता है। और गांव भले ही बहुत बड़ा हो, बड़ा ना हो, छोटा हो, लेकिन जो कह सकते हैं जो पब्लिक का बिहेव है ना, वो बिहेव ठीक नहीं है। लोग बड़े हैं लेकिन उनका जो बिहेव कह सकते हैं वो इतना ठीक ठाक लगता नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं कि चलो गांव को हम एक्सप्लोर करवा दें, चलो हम आपको गांव की जो चीज़ें हैं वो बता दें। जबकि एक बंदा MP से अगर कोई गांव देखने खुद आया है तो कोई 1-2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो खुद के गांव को बढ़ा चढ़ा कर कह सकते दिखा सके, भैया ये भी देखो, वो भी देखो, तमाम चीज़ें। और यहाँ पर जो है सभी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं हम किधर जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कॉलेज है, क्या यूनिवर्सिटी है। ये रास्ता है उस गांव का, लिखा हुआ है इंजन हाउस। वाह, ये बहुत बड़ी पानी की टंकी है और 2 टंकी है, एक नहीं 2 टंकी आप देख सकते हो। और ये इंजन हाउस धर्माज लिखा हुआ है और उसकी डिटेल है 1942 में ये बना था। बताइए, जब मतलब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस वक्त ये इंजन हाउस बन गया था। पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं, ये शायद पानी की सप्लाई का। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत और कुछ ये पता नहीं क्या गुजराती में लिखा हुआ है CJ म्यूनिसिपल पार्क भी है, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम भी यहाँ पर है। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब इस गांव में मैं आपको जिम दिखा देता हूं, अखाड़ा दिखा देता हूं, जो 1990 के आसपास इसका निर्माण किया गया था और गांव के लोगों ने इसका निर्माण किया था। यानी कि किसी गांव में जिम होगी, वो भी इतने बड़े लेवल पर किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये सबसे पहले अतिथि गृह लिखा हुआ है, शायद गुजराती मेरी ठीक हो तो। ये 1990 के आसपास है। ये अखाड़ा है, यहाँ पर कुश्ती भी होती है, उधर बच्चों के वॉलीबॉल खेलने का भी है। और ये सामने जो दिख रहा है ये शाम की 6 बजे खुलता है, ऐसे हमें जानकारी दी। ये जो रेड कलर में, थोड़ा मैरून कलर में दिख रहा है, ये जिम है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कि जिम, अखाड़ा, है ना, वॉलीबॉल खेलने का, ये बहुत पहले से हैं। ये सरकार का नहीं है, ये जो यहाँ के NRI है उनके पैसों से शुरू किया गया। यहाँ के जो पूर्वज लोग थे उन्होंने अपने मेहनत से, अपने पैसों से इस गांव को डेवलप किया है। इस मुगालते में आप बिल्कुल ना रहें कि ये सब सरकारी है, सरकार ने इसको बनाया है, बिल्कुल नहीं। ये सब यहाँ के लोगों की करामात है। यहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों ने पहले इकट्ठे करके ये सब चीज़ बनाए और उसी परंपरा को अब जो NRI है, जो बाहर रहते हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब दूसरी स्थान देखते हैं, दूसरी पैलेस देखते हैं। तो दोस्तों, धर्मज गांव में जब हम घूम रहे थे, यानी कि घूमने की जब हमने शुरुआत की, उसके पहले हमें एक बिल्डिंग दिखाई दी जो 1932 के आसपास बनी थी और वो उसे कह सकते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग कहा जाता है। अर्पिता पटेल मैम की है और उनसे परमिशन हमने ली कि हम आखिरकार देखना चाहते हैं कि 1932 के आसपास धर्मज गांव कितना डेवलप था और कितने अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी हवेलियां बनाई थी। ये देख सकते हो, ये पहले इस तरह के उस समय 1932 में बना दी गई थी, यानी कि
उस समय से गांव समृद्ध तो रहा है, कहीं ना कहीं पैसे अच्छे खासे रहे होंगे, मेहनती लोग रहे होंगे। तो जो धर्मज गांव में जो हेरिटेज बिल्डिंगें हैं, जैसे ये हम देख चुके हैं वॉल टावर, है ना, और ये हमने नहीं देखा है लेकिन कुछ इस तरह की थी। और जिक्र ऐसा किया जा रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये पुरानी जो बिल्डिंगें हैं अब इन्हें ध्वस्त की जाए, जैसे तोड़ी जा रही है। और ये ऐसी थी, इसको तोड़ा गया ना, है ना, इसको तोड़कर अब कुछ नहीं बनाया गया है। तो ये जो जिसकी ये बिल्डिंग है जिसमें मैं खड़ा हूँ, अर्पिता मैम, उनका कहना है कि ये जो है इनको कंस्ट्रक्शन अच्छे से होना चाहिए, मतलब इसको जीर्णोद्धार होना चाहिए, ना कि तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें पुरानी होती है, यूनिक होती है। क्या दोस्तों आप सोच सकते हो कि किसी गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा, यानी कि एक हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर सभी हॉस्पिटल है, यानी कि आँख का भी है, दांत का भी है, कान का भी है, आपका पेट का भी है, डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, उसके बाद मैटरनिटी वाला भी, यानी कि जो प्रेगनेंसी के लिए लोग यहाँ आते हैं, यानी कि 5-6 हॉस्पिटल एक साथ है और सारे निजी है। और उनमें जो इलाज होता है वो इतना महंगा नहीं होता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली इलाज में आपको अच्छी सुविधाएं दी जाती है। तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ये देख सकते हो मेरे सामने, ये शारदा मैटरनिटी हॉस्पिटल। उसके बाद और भी अगर आप अंदर जाते हो तो और भी आपको बहुत सारे हॉस्पिटल देखने को मिलता है। कौन से हॉस्पिटल है यहाँ पर? कितने, 5-6 हैं? 3-4 होंगे। आप ट्रीटमेंट करवाने आए थे? कितना सस्ता होता है, महंगा होता है? सस्ता होता है। जो बाहर लूट होती है ऐसी नहीं होती ना, अच्छा होता है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। आप इसी गांव के हो? नहीं, दूसरे गांव के। अच्छा, दूसरे गांव से यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। ओ आया। तो जैसे दादा ने बताया, हमने कहा ना कि 4-5 हॉस्पिटल है जिसमें तमाम तरह का ट्रीटमेंट होता है ना, आँख, कान, नाक, दांत, पेट का, प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाएं यहाँ पर आती है। तो बहुत अच्छा है यार, मतलब बिल्कुल देख सकते हो आप ये पूरे परिसर में जो है आपके पैथोलॉजी भी है, एक्सरे भी हैं, है ना, तमाम चीज़ें हैं, बहुत शानदार है। सोचा नहीं होगा किसी गांव में ये सारी चीज़ें होती है ना। और यहाँ पर पूरी डिटेल भी लिखी हुई है, कौन कौन यहाँ डॉक्टर है, किन किसका क्या है। इलाज करवाने आए हो? इलाज करवाने आए थे तब इसको लाए इलाज के लिए? क्या हुआ था इसको? एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। तो हाथ पैर का भी है यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आई एम शॉक्ड कि यार कि एक गाँव में 5-6 प्राइवेट हॉस्पिटल, और वो भी कम दाम में इलाज करते हो, क्योंकि NRI जो पैसे लगाते हैं, वो जो डोनेट करते हैं, उसका कहीं ना कहीं यूज़ इन हॉस्पिटल में होता है। जैसे है शारदा मैटरनिटी हॉस्पिटल, यहाँ जो प्रेगनेंसी के लिए लेडीज़ आती हैं और उनका इलाज उनको मतलब फ्री में भी होता है, ऐसा भी कहते हैं कुछ जगहों पर। बहुत शॉकिंग यार, बहुत गजब। चलिए दोस्तों, अब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाने के बाद प्राइवेट स्कूल भी दिखा देते हैं कि इस गांव में प्राइवेट स्कूल भी बहुत शानदार बने हुए हैं। देखिए ये मेरे सामने है, ये प्राइवेट स्कूल ही है, और 11 से 12 हज़ार के बीच में पब्लिक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं, यानी कि 12th तक है। उसके बाद इस गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ऐसा नहीं है कि स्कूल ही है बस, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, आप समझ सकते हो। और इनकी फ़ीस क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप फैसिलिटीज़ देखिए, यानी कि यहाँ के बच्चे को लिखा हुआ है VN मल्टीपर्पज़। ओ, मेरे चैनल का नाम मल्टीपर्पज़ नॉलेज ही नहीं लिखा हो, बस हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी धर्मज, है ना। दोस्तों, अब धर्मज गांव के हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर आकर मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूं, क्योंकि दरअसल ये जो जगह है ये हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये जगह जो है ये अपने आप में बहुत महत्व रखती है, पर्यावरण के लिए भी, पानी के महत्व के लिए। अब वो क्या है पूरी कहानी, वो मैं आपको वहीं चलकर समझा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको जगह दिखा देता हूँ कि आखिरकार क्या है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको,
ये बिल्कुल एक दीवार खड़ी की गई है। और ये देखिए, ये आप पाइप देख रहे हो, ये पाइप, ये, और इसमें आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, कंटिन्यू पानी गिरने की है ना, इतना ऊपर है। ये क्या है ये मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। जो धर्मज गांव से पानी वेस्टेज के तौर पर निकलता है ना, जैसे बहुत सारे शहरों में देखते हैं नाले में बहता है, नदी में बहता है, दरअसल धर्मज गांव का पूरा पानी, ऐसा कहा जाता है, पूरा जो वेस्टेज पानी होता है वो वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ आ रहा है। और यहाँ जो है इसमें से जा रहा है एक ऐसे तालाब में, एक ऐसी जगह पर जहाँ उसका उपयोग घास के लिए किया जाता है, यानी घास जो उगता है उसको पानी देने के लिए किया जाता है। यानी कि पर्यावरण की कितनी चिंता है। और ये अभी नहीं बना है, धर्मज गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, यानी कि 1875 के बाद जो इस गांव में क्रांति आने लगी, उसके बाद इस तरह की प्लानिंग होने लगी, क्यों ना वेस्टेज पानी का यूज़ किया जाए। तो ये दरअसल सबसे प्रमुख उदाहरण है और बड़े बड़े शहरों को इस छोटे से गांव से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पाइपलाइन के थ्रू जो है पानी एक जगह पर जा रहा है और वहाँ से जाता है घास की जो खेती होती है वहाँ पर, यानी कि पानी का पूरा उपयोग धर्मज गांव के लोग कर रहे हैं। चलिए अब उसी जगह चलते हैं जहाँ पर ये पानी जा रहा है, वाटर पार्क में भी हम जाएंगे। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है पर्यावरण से संबंधित बात करने की, कि आखिरकार ये गांव पर्यावरण को लेकर कितना चिंतित है और कितना सजग भी है। जो गांव का वेस्टेज पानी होता है, जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक बहुत बड़े पाइप में पूरे गांव का पानी आता है, और उस पाइप का पानी दरअसल जो वेस्ट ना हो, बेकार ना हो, नदियों में ना जाए बेकार होते हुए, इसके चलते धर्मज गांव के लोगों ने देखो एक शानदार चीज़ की है, ऐसे बनाया है। ये पूरा पानी आ रहा है गांव का, है ना, और ये जो सामने आप घास देख रहे हो, ये इस घास में उस पानी का इस्तेमाल होता है। और ये घास जो है वो पंचायत के यहाँ जाती है, पंचायत अपने जो भी जानवर होते हैं, गाय भैंस, उनको कम दाम में बेचती है। तो देखिए ये गंदा पानी जो है ना, ये इस घास को हरा भरा रखने में काम आ रहा है। आप सोचिए, यानी कि पानी जितना भी वेस्टेज हो रहा है, और ये पूरे आसपास घास ही घास है। मेरे सामने भी आप घास देख सकते हो, मेरे आजू बाजू में तमाम जगह ये घास है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो पानी गांव का वेस्टेज पानी है, जो बड़े तरीके से आ रहा है, वो पाइप के थ्रू यहाँ आकर निकल रहा है। ये देखिए, ये घास पे पानी आ रहा है, यहाँ जा रहा है। मैं आपको एक वो जगह दिखा देता हूँ। ये यानी कि हर खेत में उस पानी को उपयोग में लिया जा रहा है। ये पानी, ये वाला पानी ये जा रहा है, और इस घास में बहुत अच्छे से सिंचाई हो रही है। तो ये जो तरीका है धर्मज गांव के लोगों का, कि जो वेस्टेज पानी का कैसे यूज़ किया जाए, ये पूरे देश के लोगों को सीखना चाहिए। जहाँ बड़ी आबादी में पानी का, बड़ी आबादी में लोग रहते हैं, और पानी बड़े बड़े शहरों में जो कह सकते हैं कि वाटर पार्क का पानी होगा, या और भी कई सारी जगहों के पानी होगा, जो वेस्टेज बहाया जाता है ना, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, वो धर्मज गांव के लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए। तो सैल्यूट तो बनता है यार इस गांव के लोगों की सोच का। तो चलिए अब आगे और क्या चीज़ रही है देखने की, वो भी देखते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं वाटर पार्क। जी हाँ, धर्मज गांव का एक वाटर पार्क ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि अहमदाबाद, वडोदरा से भी लोग घूमने आते हैं, क्योंकि बहुत शानदार है। किसी गांव में वाटर पार्क होगा, सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। चलिए हम अंदर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं वाटर पार्क, और वाटर पार्क आकर हम अंदर जाएंगे। तो फाइनली हमने टिकट ले लिया है, और वो टिकट आया है सिर्फ 3 रुपये का। आप ये देख सकते हो, अगर आप देख सकते हो तो आपको शो हो रहा हो, तो सिर्फ 3 रुपये का टिकट है। और ये 3 रुपये भी अभी हुए हैं, पहले 1 रुपये का टिकट था। आप सोच सकते हैं इस दौर में 3 रुपये का टिकट। चलिए, और यहाँ पर कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं आपके, गुजराती में लिखा हुआ है। गुजराती मुझे आती नहीं, लेकिन जहाँ तक है ये भाई साहब दिखाएंगे। स्नान नगर है ना, नहाने के लिए जो है आपका वो है 12 रुपये 1 घंटे के लिए, राइट। वाटर राइडिंग अगर आपको करना है 30 मिनट 12 रुपीज़ है। नौका विहार आपको 12 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और ये पता नहीं नीचे कुछ है और भी वाटर संबंध, उसके लिए 12 रुपये। ये कुछ पार्क ऐसा आपको नज़र आता है। अंदर जाने के लिए वीडियोग्राफी के लिए ऐसा कहते हैं कि परमिशन लेके आना पड़ती है। तो मैं आपको बाहर से दिखा दूँ थोड़ा सा सारी चीज़ें। स्नान घर, यहाँ पर बच्चे बहुत दूर दूर तक आते हैं। ये देख सकते हो, ये वाटर पार्क है, इसी गांव में है, धर्मज गांव में। तो आई एम शॉकिंग यार, बहुत गज़ब। ये उधर भी कुछ बच्चों के लिए बने हैं। और सोचा था कभी आपने कि किसी गांव में इतना बड़ा वाटर पार्क होगा और उसके चार्जेस ये होंगे?
आधा एक घंटा नहाने के लिए सिर्फ 12 रुपये देने पड़ते हैं। वाह गुड। चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं। आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं यहाँ की, यहाँ पर अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति आए और अगर वो लेट हो गया और उसको कहीं जाना है दूर और वो नहीं जा पा रहा है, होटल तलाश रहा है, होटल वाले बहुत महंगे भाव खा रहे हैं, 1000, 1500, 2000 बता रहे हैं, तो इस गांव में मुझे नहीं पता, होटल तो होगी, होटल है कि नहीं इस गांव में? होटल नहीं है गांव में, गांव से आ रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों ने यानी कि धर्मस गांव के लोगों ने ऐसे कमरे बना दिए हैं वाटर पार्क के पास जहां पर कोई भी व्यक्ति आराम से रह सकता है, 1 रात, 2 रात, 3 रात। और चार्जेस आपको क्या लगता है? आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो, आप यकीनन कहोगे कि 2000-3000 रुपये चार्जेस होंगे। नहीं, ओनली 400 रुपीज़ चार्जेस, और ये भी अभी बढ़े हैं, पहले सस्ते थे ऐसा कहते हैं। 400 रुपीज़ नॉन AC, और अगर आपको AC वाला रूम चाहिए तो आपको 850 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो फिल्म शूटिंग होती है ना, वो लोग भी आकर रुकते हैं, अभी 15-16 दिन रुके थे। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा है, और ये ऐसे रूम बने हुए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल झोपड़ी की तरह बने हुए हैं। मैं आपको रूम के अंदर का भी एक सीन दिखा देता हूँ कि आखिरकार रूम के अंदर क्या चीज़ होती है। ये कुटीर इसको बोला जाता है ना, कि झोपड़ी। ये ऐसा रूम है जिसमें लेट बाथ सब कुछ अटैच है। ये देख सकते हो आप, ये डबल बेड है और अंदर ही लेट बाथ है। भी आप आए तो और आपको रुकना हो अगर इस गांव में, तो ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें रुकने के लिए। फैमिली सहित आप रुक सकते हो। ये AC वाला रूम है। इसका 800 के आसपास, 850 के आसपास चार्जेस। दोस्तों चलते चलते अब हम आ पहुँचे इस गांव के शमशान घाट में। जी हाँ, शमशान घाट भी दिखाना ज़रूरी है, और एक ही शमशान घाट है, यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी लोगों को यहीं जलाया जाता है। वैसे अलग अलग हिस्से बटे हुए जलाने के लिए, लेकिन गांव के लोग यहीं पर आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसे ही बना हुआ कह सकता हूँ मैं इसको। ये यहीं पर जो है धर्मस गांव के लोगों को लाया जाता है। ये अलग अलग ये बनी हुई है जलाने के लिए, जैसे 1, 2, 3, 4 हैं, और इन चारों पर जो है चिता को लेटा दी जाती है और यहीं पर जलाया जाता है। दोस्तों अब हम चलते हुए आ गए हैं गांव के बिल्कुल बीचों बीच, और गांव के बीच में आकर हमें कुछ बहुत शानदार बिल्डिंगें नज़र आई, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग है अपने आप में। यानी कि बहुत पहले भी यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से बिल्डिंग बनाया करते थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जहाँ जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म का शूट किया था वो भी घर बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये पहले ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी। नज़ारा देखिए, जैसे राजा महाराजा का मकान हो बिल्कुल, है ना। अभी वैसे डैमेज हो गई है, रहता कोई नहीं है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। आप देख सकते हो कुछ लोहे की बल्लियाँ लगी हुई है, और ये कुछ ऐसा पहले था। और कुछ ये पुरानी बिल्डिंग, ये भी आप देख सकते हो। ये बहुत शानदार नक्काशी पहले भी हुआ करती थी। तुलसी भवन 1990 के दौर में बना था, ये भी आप देख सकते हो, है ना। और देखिए यार, कितना शानदार नज़ारा, यानी कि गजब। अब ये गांव के बीचों बीच है। वैसे पक्के मकान अब बन रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो इस बिल्डिंग में है। जो इस पुरानी मकान की एक शोभा है, जो एक अलग ही तरह का डिज़ाइन है ना, वो पक्के मकानों में उतने डिज़ाइन नहीं है। तो पुरानी चीज़ तो वाकई में पुरानी होती है। अब मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ जहाँ पर ऐसा कहते हैं जॉन अब्राहम ने अपने एक शूट किया था फिल्म का। मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म का, वो ये मकान बताया जाता है। ये है सामने वाला, इस मकान में ऐसा जॉन अब्राहम ने शूट किया था। नहीं पता है, एक बच्ची है, लेकिन ये पुरानी बिल्डिंग है, इस तरह से होती थी। और ये गांव के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं। आप चलिए अब फाइनली गांव से बाहर निकल कर चलते हैं हम कॉलेज देखने, जहाँ पर कॉलेज बने हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों गांव को घूमने के बाद अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस गांव के लोग ऐसा धंधा क्या करते हैं, क्या कारण है कि ये गांव इतना समृद्ध हैं। तो देखिए, पहली बात कि यहाँ के हर घर का व्यक्ति
NRI है, यानी कि प्रत्येक घर से एक आध व्यक्ति NRI है, इसलिए गांव समृद्ध है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, इस गांव के लोग तंबाकू की खेती करते हैं। जी हाँ, अब मैं जहां खड़ा हूं वो तंबाकू का ही खेत है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये तंबाकू की खेती कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से ये पत्ते होते हैं, इन्हीं पत्तों से तंबाकू बनता है। और यहाँ अधिकांश खेत में आपको तंबाकू ही तंबाकू मिलेंगे। यानी कि सबसे बड़ा कारण एक ये भी हम मान सकते हैं कि यहाँ के जो अर्निंग का सोर्स है लोगों के, वो तंबाकू की खेती से है। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे तंबाकू की खेती में, इसलिए गांव समृद्ध है। गांव में अच्छा एजुकेशन का माहौल है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शुद्ध पेयजल है, तमाम चीज़ें हैं, बैंक हैं। यानी कि सक्षम होने के कारण ये भी है कि यहाँ पर अच्छे पैमाने पर, अच्छे नहीं बहुत अच्छे पैमाने पर तंबाकू की खेती होती है। तो ये तंबाकू कुछ इस तरह से होता है। ये पूरा तंबाकू का पत्ता होता है, इसी पत्ते से बनता है ना। हाँ, बड़ा पत्ता होता है और ये सूखने के बाद इसका तंबाकू बनता है ना। तो ये देखिए आप, आसपास के बाजू के खेतों में, यानी कि आजू बाजू तमाम जगहों पर आपको तंबाकू ही तंबाकू की खेती। तो दोस्तों पूरा गांव घूमकर अब हम आ पहुँचे हैं हाईवे पर मौजूद इंजीनियरिंग कॉलेज के पास। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये IP को वाला एजुकेशन कैंपस धर्मज, ये गांव का नाम है धर्मज, आप सभी पता है। इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ पर कुछ हॉस्टल भी है। बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये पूरा कॉलेज कैंपस है गांव में। यही एक, ये से निजी है, गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि निजी पैसों से खड़ा किया गया है। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यार किसी गांव में, एक छोटे से गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज तक है। यानी कि स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और बैंक, कॉलेज, ये होना कोई आम बात नहीं है। यानी कि आप सोच सकते हो कि जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है वो गांव कितना समृद्ध है। और इस गांव के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा कहते हैं कि बहुत दूर तक, यानी कि भावनगर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। और यानी कि और हॉस्टल की सुविधा भी है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है जहाँ बच्चे रहते हैं। तो है ना, अद्भुत। एक बार और आपको कॉलेज बता देता हूँ। ये कॉलेज है IP को वाला एजुकेशन कैंपस धर्मज, है ना, ये गांव का नाम है। और ये बिल्कुल B फार्मा, M फार्मा और डॉक्टरेट की है जो पढ़ाई भी होती है। यानी कि देख सकते हो, ये फार्मा भी होती है और इंजीनियरिंग भी चीज़ें होती है यहाँ पर। और ये हाईवे है। तो चलिए, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि कॉलेज है। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्टली निकलते हैं हम घर के लिए। यानी घर नहीं, हम जाएंगे अब डायरेक्टली आपका आनंद ज़िला, जहाँ बस स्टैंड है, और वहाँ से जाएंगे हम अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद फिर और रात की ट्रेन है। तो इसलिए गांव को हमने पूरा नाप लिया है और अब समय हो चुका है हमारा इस गांव से निकलने का। जो जो चीज़ें पॉसिबल है वो सब हमने दिखा दी। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं डायरेक्टली बस स्टैंड के पास, जहाँ बस स्टैंड है वहाँ से हम आनंद ज़िला जाएंगे। तो बस का सफ़र बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी चलेंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर ठीक ठाक मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी जगह पर अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।